बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। यह है प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूँ आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। 26 नवंबर 2008 हफ्ते का रोज़ 60 घंटे तक जारी रहने वाली दहशत गर्दी, 175 अफराद हलाक हुए और 300 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। इसमें 9 दहशतगर्द मारे गए और एक को ज़ख्मी हालत में पकड़ लिया गया। खित्ते की सियासत, सिक्योरिटी और सफारती ताल्लुकात तहस नहस हो गए। हम बात कर रहे हैं मुंबई अटैक्स की। नाज़रीन, एक ऐसा मुल्क जिसकी पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस पर मुश्तमिल है, हमने आज इसका दूसरा रुख जानने की कोशिश करनी है। हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करते हैं अहमद हसन अल अरबी, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं और साथ ही साथ आप दिफाई तज़ियाकार भी हैं। हमें ज्वाइन किया है हमारे प्रोग्राम में स्टूडेंट्स ने। इनके जहन में जो भी सवालात होंगे हम उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे और इनके जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। आइए प्रोग्राम दूसरा रुख का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अहमद हसन अल अरबी और उनकी टीम ने एक डॉक्यूमेंट्री तरतीब दी है, आइए वो मुलाहिज़ा फरमाते हैं। मुंबई, जिसे भारत के इक्तिसादी मरकज़ के नाम से जाना जाता है, 26 नवंबर 2008 को गोलियों की घनगरज से गूंज उठता है। जदीद हथियारों से लैस 10 हमलावर कश्ती के जरिए शहर के साहिल से दाखिल होते हैं और फिर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हमला करना शुरू कर देते हैं। हमलावरों के निशाने पर जो मकामात थे उनमें ताज होटल, ट्राइडेंट होटल, मशहूर लियोपोल्ड कैफ़े, रेलवे स्टेशन, कामा हस्पताल, मेट्रो सिनेमा और नरमीन हाउस शामिल थे। 60 घंटे तक जारी रखने वाले इस दहशतगर्दाना हमले में 175 लोग हलाक हुए और 300 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। इस हमले में 9 दहशतगर्द मारे गए और एक ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम मोहम्मद आमिर अजमल कसाब था। After 4 hours of mayhem, Kasab and Ismail were both in custody. भारतीय पुलिस ने जल्द ही अजमल कसाब का ताल्लुक पाकिस्तान से जाहिर कर दिया। देखिए, मुंबई अटैक्स के बहुत सारे लूप होल्स हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा लूप होल्स देखने में सामने आए। आपको याद होगा कि किस तरीके से इन्होंने ऑपरेशन के फ़ौरन बाद पोर्ट्रे किया अजमल कसाब को कि वो पाकिस्तानी है। उसके बाद अनडिनाइबल एविडेंस सामने आना शुरू हो गया कि उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के रिकॉर्ड में कहीं पे भी उसका बर्थ सर्टिफिकेट या आईडी कार्ड या किसी तरह की रजिस्ट्रेशन नहीं थी। और इवन टू द एक्सटेंट कि अमेरिकन इंडिपेंडेंट कमीशन उस वक़्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर आया और उसने भी इस बात को एंडोर्स किया और सेकंड किया कि अजमल कसाब हैज़ नथिंग टू डू विद पाकिस्तान। यही वो लम्हा था कि जब तहकीकात में तजादात वाज़ेह होने शुरू हुए और सवालात उठने शुरू हुए। नादरा के डाटा में जब अजमल कसाब की कोई शनाख्त न मिली, बादशाह FBI की 5 रुकनी टीम ने डायरेक्टर विलियम रॉबर्ट की सरबराही में पाकिस्तान का दौरा किया। FBI ने अपनी रिपोर्ट में ये शाया किया कि अजमल कसाब का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। अजमल कसाब का एक एतराफ़ी बयान भी मंजरनामे पर आता है, जिसको पुलिस ने नश्र किया और बाद में मुकदमे का हिस्सा बनाया। इस एतराफ़ी बयान में एक मुकाम पर अजमल कसाब ने लफ्ज़ भगवान का इस्तेमाल किया। तुम्हारे देश से ही इधर जो इंडिया में जो गरीब लोग रहते थे, मुझे नहीं माफ करेगा। कोई उर्दू बोलने वाला इंसान भगवान क्यों कहेगा? अब आप खुद सोचें कि इन्होंने पोर्ट्रे किया अजमल कसाब को एज अ मुस्लिम एंड देन एज अ पाकिस्तानी, और ये कि वो एक सीक्रेट वॉर लड़ा है, इस वजह से वो दहशतगर्दी कर रहा है। दिस इज़ व्हाट इंडिया वांटेड टू पोर्ट्रे। लेकिन एक बंदा जो मुसलमान भी है और वो शहादत के लिए ये लड़ रहा है, तो वो मरने से पहले या पकड़े जाने के बाद वो ये बात क्यों करेगा? वो भगवान का नाम क्यों लेगा? So these are all very serious red flags. इसके अलावा जो बात नोट करने वाली थी वो ये कि अजमल कसाब ने एतराफ़ी बयान में कहा कि इसके हाथों पर पुलिस की जानिब से गोलियां मारी गई। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक कसाब को गुरुग्राम चौपती इनकाउंटर में हाथ और बाजू पर गोली लगी थी, लेकिन बाद में जो फुटेज सामने आई और कोर्ट में जो देखा गया उसके हाथ बिल्कुल ठीक लग रहे थे। सवाल अब ये है कि अगर किसी गोली लगी हो तो वो भारी AK-47 जैसी राइफल को कैसे चला सकता है।
इतनी जल्दी इतनी मूवमेंट कैसे मुमकिन है? ये मेडिकल लॉजिक के बिल्कुल खिलाफ है। और ये हाथ ही नहीं उठता था, दूसरा इधर लग गया, दूसरे को गन पकड़ा हुआ था, बस ऐसे सीधा कर रहा था बस, तो इधर गोली करके फिर वो गया। जिन भारतीय पुलिस एहलकारों ने अजमल कसाब को गिरफ्तार किया, इनके मुताबिक भारतीय पुलिस के पास असलहा मौजूद नहीं था। ऐसा तो शायद इंसानी तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि AK-47 राइफल जैसे हथियारों का मुकाबला लाठियों से किया गया। उसका जब AK-47 और वो जो हैंड ग्रेनेड देखा, एक मिनट के लिए माइंड में ऐसा लगा कि अगर इसके पास इतना बड़ा हथियार है तो ये कौन हो सकता है, इसको जिंदा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास तो हथियार थे नहीं। तो लाठी काठी से जो हम लोग मार रहे थे, तो थोड़ी देर के लिए हमने सबने रोका। अजमल कसाब को गिरफ्तार करने वाले भारतीय पुलिस एहलकारों के मुताबिक अजमल कसाब ने कांस्टेबल ओम बाले पर AK-47 से 5 गोलियां चलाई, जो ओम बाले के पेट में लगी, लेकिन फिर भी वो इसे पकड़ने में कामयाब हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस वक्त अजमल कसाब को गिरफ्तार किया गया था, इस वक्त इसके दोनों हाथों में गोलियां लगी हुई थी। गोली लगे हाथों से AK-47 की 5 गोलियां कैसे चला ली? दिलचस्प बात यह है कि अजमल कसाब बाद में अपने तमाम तर एतराफ़ी बयानात से फिर गया, बल्कि ये भी कहा कि इसे पहले ही हिरासत में ले लिया था और पुलिस स्टेशन में इसके हाथ सुन करके गोलियां मारी गईं। इसने ये भी कहा कि हेमंत करकरे की टीम पर इसने गोली नहीं चलाई थी और अबू इस्माइल को ये नहीं जानता। तो अगर हेमंत करकरे, इसकी टीम और पुलिस एहलकार ओम बाले पर अजमल कसाब ने गोली नहीं चलाई, तो फिर वो गोली चलाने वाला कौन था? ये लोग किनकी गोलियों से मरे? कामा हॉस्पिटल स्टाफ ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने टेररिस्ट को मराठी बोलते सुना। सोचने की बात है कि पाकिस्तान से आने वाले टेररिस्ट पंजाबी या उर्दू बोल सकते हैं, लेकिन उन्हें फ्लुएंट मराठी कैसे आती है? क्या वो वाकई बाहर से आए थे या वो कोई लोकल ऑपरेटिव्स थे? यू कैन इवन सी इन फुटेज कि वो अजमल कसाब भगवान कह रहा है, वाइल नागनी, दर्द में सच निकलता है। अजमल कसाब को बादशाह उत्तर प्रदेश की हुकूमत की जानिब से डोमिसाइल का सर्टिफिकेट भी जारी किया गया। इस हमलावर, जिसे भारतीय हुकूमत रियासती सतह पर दहशतगर्द करार देती है, तो फिर उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने सरकारी तौर पर अजमल कसाब का डोमिसाइल कैसे जारी कर दिया? मुंबई हमलों के बाद भारत के 2 बड़े हुकूमती अहदेदारों ने इस्तीफा दिया। अंदरूनी अमूर के वजीर शिवराज पाटिल और हुकूमती सलामती के मुशीर MK नारायण दोनों ने तस्लीम किया कि साहिली सिक्योरिटी में बड़ी कोताही हुई थी। बरतानिया के अहम जरीदे दी टेलीग्राफ में शाया होने वाली एक खबर के मुताबिक भारतीय पुलिस ने भारत नसाद फहीम अंसारी नामी एक शख्स को मुंबई हमलों से पहले फरवरी के माह में हिरासत में लिया था, जिसके पास ताजमहल होटल और मुंबई रेलवे स्टेशन समेत 9 नक्शे बरामद हुए थे। एक आम शहरी के पास ऐसे खुफिया और दुरुस्त नक्शे कहां से आए? क्या ये महज इत्तफाक है? मुंबई हमलों की रात एंटी टेररिज्म स्क्वाड के सरबराह हेमंत करकरे अपनी पूरी टीम के साथ हलाक कर दिए गए। हेमंत करकरे को मुंबई हमले की इत्तला मिली, वो अपनी टीम के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 1 की जानिब बढ़े। यही वो वक्त था जब उन्हें इत्तला मिली कि हमलावर कामा अस्पताल की तरफ बढ़ चुके हैं। हेमंत करकरे और इनकी टीम अभी कामा अस्पताल पहुंचे ही थे, इनका सामना हमलावरों से होता है और फायरिंग के तबादले में हेमंत करकरे और इनकी पूरी टीम मौके पर ही हलाक हो जाती है। मगर हैरत अंगेज तौर पर इस टीम में अरविंद यादव जिंदा बच जाते हैं। हेमंत करकरे और इनकी टीम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आती है कि हेमंत करकरे और इनकी करीबी टीम मेंबर सिलास्कर की लाश से जो गोलियां बरामद हुई, वो अजमल कसाब और उसके साथी अबू इस्माइल के हथियार की नहीं थी। तो अगर हेमंत करकरे और इनकी टीम हमलावरों की गोलियों से नहीं मरे थे, तो वो किसकी गोलियों का निशाना बने? ATS चीफ हेमंत करकरे की मौत हु किल्ड करकरे जैसी किताबों में ये दावा किया गया है कि उसको टेररिस्ट ने नहीं बल्कि कुछ इंटरनल एलिमेंट से टारगेट किया। सबसे बड़ा सबूत उसकी बुलेट प्रूफ वेस्ट। करकरे की वेस्ट हॉस्पिटल के हंगामे में अचानक गायब हो गई। जब स्वीपर से पूछा कि वो कहाँ है, तो उसने कहा मैंने फेंक दी है, आई हैव गॉटन रिड ऑफ इट, व्हिच इज कंप्लीटली वियर्ड एंड कंप्लीटली अनयूजुअल। और जब बाद में उससे दोबारा उसकी स्टेटमेंट ली गई तो उसने कंप्लीटली तौर पे इनकार कर दिया कि उसको नहीं पता वो किधर है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर फोरेंसिक टेस्ट होता तो शायद गोली की डायरेक्शन और वेस्ट की क्वालिटी का पोल खुल जाता। कामा हॉस्पिटल लेन में जो उसको गोली लगी, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उसका एंगल कसाब और इस्माइल की पोजीशन से मैच नहीं करता।
फॉर्मर हाईकोर्ट जज ने भी कहा कि अकॉर्डिंग टू बैलिस्टिक्स एक्सपर्ट्स ही वाज शॉट इन द बैक बाय पुलिस पिस्टल्स। बैलिस्टिक एक्सपर्ट कहता है कि करकरे को ये अतिरेकियों के गोली से वो मरे नहीं, उनको अतिरेकियों ने मारा नहीं, तो फिर क्या कैसे मारे? उनको पुलिस के पिस्तौल से उनके पीछे से उनको मारा था। अहमद करकरे का वाहिद कसूर ये था कि वो अपनी गुज़िश्ता तहकीकात में अभिनव भारत के नाम के पीछे छुपी एक बहुत बड़ी हिंदुत्व कॉन्स्पिरेंसी को एक्सपोज करने वाले थे। करकरे ने पहली बार आरएसएस को हाथ लगाया है और सही इन्वेस्टिगेशन किया है। करकरे को ये लेके गए मनमोहन सिंह के पास, तो बोले हमारे सब साधुओं को अंदर कर रहा है, हमारे लोगों को अंदर कर रहा है। तो मनमोहन सिंह को उन्होंने सब कागज दिखाए, ये देखो ये है सबूत। तो बोले ये सब आप सबूत जाके तुम आडवाणी को दिखाओ। और उनका एडवाइजर था मनमोहन सिंह का एडवाइजर नारायणन, वो लेके गया उनको और वही तय हुआ कि करकरे को मारना है। इंस्पेक्टर जनरल एस.एम. मुशर्रफ ने अपनी किताब हु किल्ड करकरे में लिखते हैं कि 26 नवंबर 2008 को एक नहीं दो ऑपरेशन हो रहे थे। एक में 10 हमलावरों ने मुंबई पर हमला किया और इस फसाद की आड़ लेकर एक और दूसरा ऑपरेशन भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं ने किया था ताकि करकरे को टारगेट किया जा सके। यहाँ एक और हैरानकुन पहलू सामने आता है। अमेरिकी काउंटर टेररिज्म ऑफिशियल्स के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट ने भारत को मुंबई हमले से एक माह पहले खबरदार किया था। एक बड़ा खतरा समंदर की तरफ से मंडला रहा है। भारतीय हुकाम ने भी इस बात का एतराफ़ किया कि उन्हें मुंबई हमले से पहले 2 मरतबा हमले की वार्निंग मिल चुकी थी। जिस तरीके से जो सारा ऑपरेशन के ये समंदर के अंदर थे और ये आए और ये सब कुछ, सो इसमें भी इनको बहुत ज़्यादा इंडियंस को ज़ाहिर ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू इनको वार्निंग्स मिल चुकी थी कि आपकी जो समंदर का एरिया है उसमें बहुत सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है। ज़ाहिर है क्योंकि ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू इनको आ रही थी तो वो ये कहेंगे कि सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हो रही है, आप उसको मॉनिटर करें। लेकिन उसका मतलब यही होता है कि उनको नज़र आ रहा था कि कुछ प्लान हो रहा है और कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो है ये प्लान कर रहे हैं और वो समंदर के थ्रू आएंगे। और अमेरिका ने बाकायदा तौर पे इसको ऑफिशियली उन्होंने कहा भी इनको, लेकिन इसके बावजूद इंडियंस ने इसको कुछ नहीं किया क्योंकि उसकी वजह यही थी कि वो जो समंदर में सस्पिशियस एक्टिविटीज़ अमेरिकन इनको बता रहे थे हो रही हैं, वो सारी इंडियंस खुद कर रहे थे। इंडिया की आईबी इसमें इन्वॉल्व थी, इंडिया की रॉ इसमें इन्वॉल्व थी। उसके अलावा मुझे बताएं और क्या रीज़न हो सकता है इंडियंस के पास कि ये इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद उन्होंने उसको एप्रीहेंड ना किया हो, या अपने कोस्ट गार्ड को इन्होंने सिक्योर ना किया, और वो तो एंटर भी उस लोकेशन से हुए जो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, हेवीली गार्डेड होती है, जिससे ये कह रहे हैं कि वो सारे जो दहशतगर्द थे वो दाखिल हुए। उनकी मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन हमारे आईबी को थी, रॉ को थी, सबको थी, बिल्कुल बियॉन्ड डाउट प्रूव हुआ है। वो चाहे तो मुझे मारे, लेकिन ये सब इंफॉर्मेशन थी जब तक वो हमारे बंबई किनारे पर नहीं आए। जब आए तो भी इंफॉर्मेशन थी। तो इनको क्या करना था? आतंकवादियों के नाम पर करकरे को मारना था। मुंबई हमलों के दौरान जहां ताज होटल, ओबराय, लियोपोल्ड कैफे और रेलवे स्टेशन जैसे मशहूर मकामात पर हमले हुए, वहीं एक और जगह भी निशाना बनी। ये जगह थी नरमीन हाउस। ये दरअसल एक यहूदी कम्युनिटी सेंटर था। यहाँ तो रात की क्लासें होती थी, नशा छोड़ने की खिदमत दी जाती थी और ऊपर की मंजिल पर एक हॉस्टल भी था। नरमीन हाउस कोई 5 स्टार होटल नहीं था, ना ही वहाँ बड़ी अवामी आमदोरफ्त थी। ये तो मुंबई के एक रिहायशी इलाके में छुपी हुई एक आम सी बिल्डिंग थी। ये बात यहाँ सवाल उठाती है कि एक यहूदी मरकज़ को रिहायशी इलाके में क्यों बनाया गया? क्या ये महज इबादत और खिदमत का मरकज़ था, या इसे किसी मसलहत के तहत अवाम की नज़रों से दूर रखा गया? यही वो पहलू है जो नरमीन हाउस को मुंबई हमलों के दीगर मकामात से अलग और ज़्यादा पुरअसरार बनाता है। नारिमन चबट हाउस के नेबर्स ने यह बताया कि हमले से कुछ दिन पहले बिल्डिंग में बहुत सारा खाना और राशन स्टॉक किया जा रहा था, जैसे किसी को ये मालूम था कि इधर एक सीज होने वाली है। मुंबई अटैक्स के आखिरी मरहले में नेबर्स ने यह भी कहा कि 4 इंडियंस के साथ 2 इजरायलीज लिफ्ट में ऊपर गए और कुछ देर बाद गन फायर की आवाज शुरू हो गई। और जब ऑपरेशन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो एट द एंड ऑफ द ऑपरेशन सिर्फ 2 बॉडीज रिकवर की गई, बाकी सारे किधर थे? वो 6 जन थे, सभी के हाथ में बैग था। उसके तुरंत उन्होंने बैग अपना लिफ्ट के पास रख दिए और 4 ऊपर गए 2 इजरायलों के साथ में। जबकि इजरायलों ने जगह दिया होगा तभी तो 2 इजरायल साथ में है। तब जाके और रूम में जाके रहा। उसके 9:30 बजे उन्होंने एंट्री किया, 9:45 बजे बराबर इधर फायरिंग हो गया। जब
कमांडो ने सब एक्शन ले करके जब 2 ही आदमी मिले, हम भी परेशान हो गए कि उसमें घुसने के टाइम तो 4 थे। सिर्फ नरमीन हाउस की एक रिहायशी इलाके में मौजूदगी ही इसे पुरस्रार नहीं बनाती, बल्कि इस बिल्डिंग पर हमला भी उसे पुरस्रार बनाता है, क्योंकि ये वो इमारत थी जिसके बारे में मुंबई के मकामी लोग भी बहुत कम इल्म रखते थे। Very few people, Indians rather, have entered this building. Whatever we have seen, mostly Israelis would be there coming in. And there would be foreigners. Cannot establish that they were Israelis only, but they looked always Israelis who were there going and coming. एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक डेविड हार्डली मुंबई हमलों से पहले कई बार नरमीन हाउस का दौरा कर चुका था। वो वहाँ रहने वाले यहूदियों से भी मिल चुका था। क्या ये मुमकिन है कि नरमीन हाउस का इंतखाब महज एक दहशतगर्दी का हदफ नहीं था, बल्कि एक प्लान और इंटरनल स्ट्रेटेजिक टारगेट था? क्योंकि ये बात वाज़ेह है कि डेविड हार्डली ने नरमीन हाउस को महज गूगल मैप या किसी ओपन सोर्स से नहीं ढूंढा, बल्कि इसे ये मालूमात किसी अंदरूनी नेटवर्क से मिली थी। नरमीन हाउस पर हमला महज मुंबई हमलों का हिस्सा नहीं, बल्कि इसके अंदर छुपा एक अलग पैगाम था। अगर मुंबई हमले एक खालिस दहशतगर्दी थी, तो इसमें इतने खुफिया किरदार क्यों नजर आते हैं, क्यों इतने सवाल जन्म लेते हैं? एक बात अटल है कि सच कभी मरता नहीं, बस दफना दिया जाता है, हत्ता कि कोई फिर उसे खोद ना ले। जी नाज़रीन, आपने ये डॉक्यूमेंट्री मुलाहिज़ा फरमाई है। आइए सवालात के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अहमद, मैं ये जानना चाहती हूँ, 2 दहाइयाँ गुजर गई हैं, इसमें समझौता एक्सप्रेस, मुंबई अटैक, उड़ी अटैक, पहलगाम अटैक, पुलवामा अटैक, उसके बाद दिल्ली हमला, रेड फोर्ट का जो रिसेंट हमला हुआ है। इतने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की हिस्ट्री होने के बाद भारत एक बैनुल-अक़वामी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी पर मानता ही नहीं है। क्या वो ये नहीं चाहता है कि उसका दुश्मन बेनकाब हो जाए? देखिए, आपकी बिल्कुल ऐसे ही है। भारत पूरी दुनिया में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस होते रहे हैं, ये अब से नहीं, ये पिछले 100-150 साल 200 साल इनकी हिस्ट्री है। लेकिन भारत दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसकी फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नरस्टोन ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस है। ना सिर्फ फॉरेन पॉलिसी का, बल्कि जो जिस तरीके से इनका इंटरनली अपना जो पॉलिटिकल रेट्रिक ये अपने लोगों को सेल करते हैं या अपने लोगों को बताते हैं, उसकी भी बैकबोन यही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अब मिसाल के तौर पे हमारी, क्योंकि अभी वाला जो पहलगाम वाला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ रिसेंटली, जो इन्होंने अप्रैल के अंदर ये सब कुछ किया, जिसके बाद पाकिस्तान इंडिया की बाकायदा तौर पे एक कन्वेंशनल जंग, इसको ज़रा समझने की अगर हम कोशिश करें तो एक डॉक्ट्रिन ऑफ डिटरेंस होता है। उसको आसान अल्फाज में, डॉक्ट्रिन ऑफ डिटरेंस की टेक्निकलिटी है, लेकिन आसान अल्फाज में ये कहा जाता है कि 2 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज कभी भी जंग पे नहीं गई। कभी भी इन दोनों 2 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज ने जंग, क्योंकि म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होती है और वो सारा कुछ। सो इसके ऊपर जो मॉडर्न इंटरनेशनल ऑर्डर है न्यूक्लियर एनवायरनमेंट के अंदर, वो खड़ा हुआ था। और इस पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 2 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज ने कन्वेंशनल हथियार, मतलब जो रॉकेट्स और एयरक्राफ्ट्स और फाइटर जेट्स और इनके साथ जंग लड़ी है। सो पूरी दुनिया के अंदर जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, या जो वो डॉक्ट्रिन्स जिसके ऊपर दुनिया का ऑर्डर कायम था, वो चेंज हुआ, उसमें उसके अंदर चेंजेस देखने को आई। और अब पूरी दुनिया इस वॉर को पढ़ रही है ये देखने के लिए कि आगे जो जिद्दत है या मॉडर्नाइजेशन है इन डॉक्ट्रिन्स की, वो किस तरफ जा रही है। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह जो क्रिएट की गई, दैट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इज फॉर पाकिस्तानी, स्पेशली पाकिस्तान की यूथ के लिए। अच्छा, अब होता यह है कि मिसाल के तौर पे किसी एक मुल्क के अंदर किसी दूसरे मुल्क ने कोई दहशतगर्द कार्रवाई करवा दी, इसका आगे एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है। मिसाल के तौर पे जैसे इंडिया ने कनाडा के अंदर हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर करवाया, कनाडा ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए पूरी इंक्वायरी की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इंडिया का जो होम मिनिस्टर अमित शाह है, ही इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द मर्डर। प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले आपकी अपनी जो टीम्स होती हैं फोरेंसिक, वो जाती हैं लोकेशन को कॉर्डन ऑफ करती हैं जहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी हुई होती है, वहाँ से सारे फिंगरप्रिंट्स, फोरेंसिक डेटा वो कलेक्ट करते हैं, फिर उसको आप कोलैबोरेट करते हैं इंटेलिजेंस की जो आपकी मुल्क की इंटरनल टीम्स होती हैं उनके साथ। ये सब कुछ करने के बाद फिर आप यूनाइटेड नेशंस को इन्वॉल्व करते हैं, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल को इन्वॉल्व करते हैं और उनके काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करते हैं, उनको आप बताते हैं कि क्या हो रहा है। तीसरे स्टेप पे आप इंटरनेशनल, जैसे मिसाल के तौर पे इंटरपोल है, उसको इन्वॉल्व करते हैं एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर।
जब ये तीनों चीज़ों के ऊपर ये तीनों जो कंडीशंस हैं उसको मीट करते हैं, तो फिर उसके बाद आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री को इन्वॉल्व करते हैं। जो मिसाल के तौर पे अगर कनाडा और इंडिया का मामला है, तो कनाडा के अंदर दहशतगर्दी हुई है, तो कनाडा ने 4 और मुल्कों को इन्वॉल्व किया। कनाडा ने 5 आई अलायंस को इन्वॉल्व किया, जिसमें इंग्लैंड शामिल है, जिसमें न्यूजीलैंड शामिल है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, एंड देन देयर इज अमेरिका। इन 5 मुल्कों ने कनाडा को मिला के प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन दोबारा की, और फिर एक लेंथी प्रोसेस, और उसके बाद ये इस नतीजे पर पहुंचे कि इंडिया इज इन्वॉल्व्ड इन टेररिज्म। ठीक है, अमित शाह का फिर उन्होंने नाम लिया, इसको महीने लग गए। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। भारतीय क्या करते हैं, चाहे आप पहलगाम की बात करें, चाहे अभी ये जो दिल्ली वाला ड्रामा इन्होंने किया, चाहे उससे पहले आप जो पठानकोट या उरी की बात करें, ये फॉल्स फ्लैग हो, चाहे मुंबई अटैक्स हो, चाहे समझौता एक्सप्रेस हो, या उससे पहले 1971 की जब जंग हुई थी, उस वक्त भी इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग कर रहे हैं क्योंकि एक तैयारा हाईजैक हुआ है। उसके बाद सबूत सामने आए और इंटरव्यूज आज आपको मिल जाते हैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पे कि जिन लोगों ने तैयारा हाईजैक किया एक्चुअली वो इंडिया के गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे और मुलाजिम थे पुलिस में। सो ये सारा जो फॉल्स फ्लैग है जो इंडिया करता आया है, कभी भी टू आंसर योर क्वेश्चन ये इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज नहीं करवाता, क्योंकि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, ये मुंबई अटैक्स की अभी जब हमने डॉक्यूमेंट्री देखी है, इसमें भी आपने देखा कि मुंबई अटैक एक्सपोज कब हुआ, जब इन्होंने इंटरनल इंक्वायरी की, उसी के ऊपर जब पुलिस वालों ने देखा कि यार ये तो हमारे ही लोगों को, इंटेलिजेंस के लोगों को मार रहे हैं इसमें सारा कुछ, तो वो जज पाटिल और बाकी सारे वो पब्लिकली उन्होंने आके कहा कि ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप सोचिए कि अगर इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स इन्वॉल्व हों तो इंडिया कितना बैडली एक्सपोज होगा, क्योंकि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ही एक्सपोज कर देती है इनके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को। इस वजह से भारत कभी भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज की तरफ नहीं जाता। ठीक है, पहला सवाल कौन पूछना चाहेगा? मेरा क्वेश्चन ये है कि इस हमले से पाकिस्तान की आलमी साख पे क्या असर डला था? देखें, जब ये मुंबई अटैक्स वाला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ तो उस वक्त नई इमरजेंसी इंफॉर्मेशन एज की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा था, प्राइवेट इंडिपेंडेंट न्यूज़ चैनल्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहे थे, एज ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको कहते हैं वो शुरू हो गई थी। और देयर इज़ नो डाउट कि इंडिया ने जब ये मुंबई वाला इन्होंने ड्रामा किया, उसके बाद उन्होंने एक पूरा पैराफर्नीलिया इसके इर्द गिर्द इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का बिल्ड किया, और इन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज करके प्रो इंडिया, प्रो वेस्ट जो इंटरनेशनल मीडिया था उसको इंगेज किया। उसके साथ साथ फिर पूरी दुनिया के अंदर ऑलरेडी एक वॉर ऑन टेरर चल रही थी। अमेरिका का 9/11 के बाद से एक पूरी दुनिया के ऊपर एक खौफ था वॉर ऑन टेरर के नाम से, और जो वो नैरेटिव था वो बहुत स्ट्रेंथन्ड था मुसलमानों के खिलाफ। जनरली इंडिया ने भी उसी वेव को राइड करने की कोशिश की कि पूरी दुनिया, स्पेशली द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड द अमेरिकन पावर कॉरिडोर्स। सो उस सारे कॉन्टेक्स्ट में येस, पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा इंडिया ने लेके आने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि इसमें किसी भी किस्म का, ये आपने देख लिया कि डॉक्यूमेंट्री के अंदर उनकी स्टेटमेंट्स चली हैं, अजमल कसाब की स्टेटमेंट चली, इंडियंस की स्टेटमेंट चली, तो ये बहुत जल्दी पब्लिक होना शुरू हो गई थी। बहुत जल्दी इंडियन जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स से वो बात करना शुरू हो गए थे कि इट्स अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। बहुत जल्दी जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स से वो देखना शुरू हो गए थे कि डॉट्स आर नॉट कनेक्टिंग, और ये हुआ है मुंबई अटैक का, इसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं। और स्पेशली अभी आपने जैसे देखा कि FBI की जो टीम पाकिस्तान आई, उसने भी आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे अजमल कसाब, जिसके ऊपर सारा इन्होंने ये नैरेटिव बिल्ड किया था मुंबई अटैक्स का, और ये कहा था कि ये पाकिस्तानी है, और विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इन्होंने कहा कि भाई ये पाकिस्तानी है। सो वो उसका पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना नहीं था। तो वो इंडिया के अपने जो है ये वो गड़ा था जिसके अंदर ये खुद गिर गए, ज़्यादा नुकसान नहीं कर सके, लेकिन इंटरनेशनली इन्होंने पाकिस्तान पे प्रेशर डालने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। ठीक है, अगला सवाल प्लीज़ शामिल करिएगा। मेरा सवाल ये है कि जब ये अटैक हुआ था तो उसके बाद भारत का पाकिस्तान के किरदार को लेकर क्या मौक़िफ़ था? बेसिकली देखने की ज़रूरत है कि उनका मकसद क्या था इस अटैक के बाद। जब ये अटैक हुआ तो उससे पहले 2001 से 2004 तक इंडिया के अंदर जो आपको मोदी नज़र आ रहा है इक़्तिदार में, इस वक्त नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उसके साथ साथ ये जो जितना भी RSS का फैशिज्म है, ये जो बैंड टेररिस्ट आउटफिट रही है RSS, आपको पता है 3 दफ़ा इंडिया में बैन हो चुकी है,
और तीनों दफ़ा इंडियन गवर्नमेंट ने खुद बैन किया इस वक्त जो जमात इक़्तिदार में है बीजेपी की शक्ल में। सो नरेंद्र मोदी के आने से पहले इंडिया का जो इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर था, या जिसको आप डीप स्टेट कहते हैं या जिसको आप पॉलिसी सर्कल्स कहते हैं, उसमें आहिस्ता आहिस्ता आरएसएस के हिंदुत्व माइंडसेट के लोग आना शुरू हो गए थे। आने के बाद इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के अंदर चेंज लेके आए, उसको ये कहते हैं ऑफेंसिव डिफेंस। ऑफेंसिव डिफेंस अजित कुमार डोवल, आपने नाम सुना होगा, इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उसका डॉक्ट्रिन था। और वो ये कहता था कि हमें जो है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवानी चाहिए, पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा एनार्की फैलाएं, इतना ज़्यादा केओस क्रिएट करें यूजिंग प्रोपेगेंडा, यूजिंग इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एंड टेररिज्म, यानी कंफ्यूज कर दें पाकिस्तान की आवाम को, ऊपर से दहशतगर्दी हो। जब ये हालात होंगे कौम को पता ही नहीं होगा कि हमने क्या करना है, कौम आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे, इनमें पॉलिटिकल डिवाइड होगा, सेक्टेरियन डिवाइड होगा और होपलेसनेस बहुत ज़्यादा होगी। सो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर प्लस टेररिज्म को हम इकट्ठा अगर करें पाकिस्तान के खिलाफ, ये डोवल का कहना है, तो हम पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा केओस अचीव कर सकते हैं, इतना ज़्यादा एनार्की अचीव कर सकते हैं कि जो फौज है पाकिस्तान की वो बॉर्डर्स को छोड़ के मुल्क के अंदर पुलिस ड्यूटीज़ पे आ जाए। बांग्लादेश के अंदर आपने ईस्ट पाकिस्तान वाली जो एग्जाम्पल थी, उसमें आपने देखा कि ख्वाहिश तो इनकी 1947 से थी कि इन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलहदा करना है, लेकिन वो जो मानिक शॉ इंडियन आर्मी के चीफ थे, जब पाकिस्तान जो है वो इन्होंने तोड़ा, तो उस वक्त मानिक शॉ ये कहते हैं कि जहाँ तक पाकिस्तान की अफवाज का ताल्लुक है, ये उसकी अपनी स्टेटमेंट है, तो दे फॉट गैलेंटली, बड़ी बहादुरी दलेरी के साथ लड़े, बट वी मैनेज्ड टू क्रिएट द डिवाइड बिटवीन द पीपल एंड द आर्म्ड फोर्सेस, कि हम पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान में जो हमने इख्तलाफ पैदा कर दिया, जो हमने बीज बो दिए इंतशार के, उसकी वजह से हमें इतना एडवांटेज मिला कि हमने पाकिस्तान को तोड़ दिया। सो इनका प्लान यही था कि दोबारा से उसी चीज़ को अचीव करना है, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की आवाम के दरमियान में इन्होंने डिफरेंस क्रिएट करना है, और मुल्क के अंदर जब इंतशार फैलाएंगे, फ़ौज जो है वो पुलिस की ड्यूटीज़ पे आएगी, तो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के तहत पाकिस्तान पे हमला करना आसान हो जाएगा, बॉर्डर कमज़ोर हो जाएंगे, एकदम हम अटैक करेंगे और पाकिस्तान को खुदा न खास्ता हम तोड़। ये इनका प्लान है, ये डॉक्यूमेंटेड प्लान है, आप गूगल पे भी देखें, कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन लिखें, आपके सामने ये सारा इनका प्लान आ जाएगा। सो वो 2002 ऑनवर्ड्स, 2001 ऑनवर्ड्स आना शुरू हो गया था। और फिर आपको याद होगा कि 2001 में अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर आया, और उसके चंद सालों, चंद महीनों के बाद इंडिया की इन्वॉल्वमेंट अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गई। इन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे काउंसलेट्स, 20+ काउंसलेट्स बनाए, ऑफिशियल और अनऑफिशियल, और हर काउंसलेट के अंदर ये टीटीपी, ये फितना अल खवारिज, BLA के जो दहशतगर्द हैं उनको ट्रेनिंग देते थे और फिर पाकिस्तान के अंदर भेजते थे। तो जब मुंबई अटैक हुआ, इट वॉज कम्प्लीटली इन लाइन एंड इन सिंक व्हाट इंडियाज प्लान वॉज, और वो ये था कि हम पाकिस्तान, इनको ऐसा लग रहा था कि हमने पाकिस्तान के अंदर वो दहशतगर्दी का जो लेवल अचीव करना था वो हमने कर लिया है, हमने पाकिस्तान के अंदर इंतशार और जो अनरेस्ट है वो क्रिएट कर लिया, लिहाजा अब पाकिस्तान पे हमला करना आसान है। और इस वजह से इन्होंने ये मुंबई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्रिएट किया, और प्रेशर पाकिस्तान पे जो इन्होंने डाला था वो यही डालने की कोशिश की थी कि इंटरनेशनली पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए और मैक्सिमम इंटरनेशनल सपोर्ट को गैदर किया जाए पाकिस्तान के ऊपर एक इन्वेजन करने के लिए। लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने जो एग्रेसिव पोस्चर फिर इंडियंस को दिया, तो उसकी वजह से ये पाकिस्तान के ऊपर हमला इन्होंने नहीं किया, लेकिन प्लान जो इनका था वो मैंने आपके सामने रख दिया। ठीक है, हम अगले सवाल की जाने बढ़ेंगे। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि बीइंग अ स्टेट, इंडिया एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इस किस्म का पब्लिक स्टंट करके डायरेक्टली उसको जो पाकिस्तान से रिलेट कर देता है, सो वो अपार्ट फ्रॉम दिस वो उनकी जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो किस तरह एक्सपोज होती है कि वो इतने बड़े मलबे को पाकिस्तान पे डाल देता है जस्ट ऑन द बेस कि उनकी लोकल पुलिस जो है वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती है। और मज़े की बात ये बयानिया बिक भी जाता है भारतीय आवाम के अंदर। वो जाहिर है, बिकॉज देखें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की एज में वो कहते हैं नोइंग इज ओनिंग, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की जो ये दिस एरा ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इसमें हुआ ये है कि ये पोस्ट ट्रूथ एरा है। पोस्ट ट्रूथ एरा की रियलिटी ये है कि वो एक स्टेटमेंट होती थी, एक प्रोवर्ब अंग्रेजी में इस्तेमाल होता था, परसेप्शन इज बिगर देन रियलिटी। आज आप उसको प्रैक्टिकली होते हुए देख रहे हैं। सो दे क्रिएटेड द परसेप्शन, जिसको नैरेटिव वॉरफेयर कहते हैं। नैरेटिव
क्रिएशन कहते हैं। तो इंडियंस ने अपने मीडिया के थ्रू रिपेटिटिव जो उसको बार बार एक चीज़ को कहते रहना, और उस तरीके से पहली दफ़ा इस तरह का इंडिया ने भी मुंबई अटैक्स के बाद जो अपना मीडिया था वो इस तरीके से एक्सपोज किया था कि जिंगोइस्टिक और वो उन सारी लाइंस के ऊपर इंडिया के अंदर बिक क्यों जाता है ये नैरेटिव, बिकॉज इंडिया में ये बहुत सारा डेटा फज करते हैं, फेक करते हैं, इनके अपने चाहे इकोनॉमिक्स के डेटा हों, चाहे मिलिट्री जो अकाउंटेबिलिटी का डेटा हो, चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे इनकी एजुकेशन हो, चाहे इनकी हेल्थ केयर हो, हर डेटा इंडियंस फेक करते हैं, फॉर्ज करते हैं। अक्सर आप में से लोग रिसर्चर्स जो होंगे, आप फाइनल ईयर में जब रिसर्च वगैरह करेंगे तो आपको आपके जो सुपरवाइज़र होंगे वो लाजमी ये बात बताएंगे, यार कोशिश करना कि इंडियन रेफरेंसेस को अवॉइड करना, क्योंकि उसमें बहुत कम रेफरेंसेस ऐसे होते हैं या बहुत कम रिसर्च ऐसी होती है जो क्रेडिबल होती है, ज़्यादातर जो होती हैं वो फैक्ट फजिंग होती है। इंडिया में इस वक्त जो इलिटरेसी है वो बहुत ज़्यादा है, यानी जितना वो बताते हैं उससे कई 100 गुना ज़्यादा इलिटरेसी इंडिया के अंदर है। इंडिया जो पूरी दुनिया के अंदर जो इंडियन पॉपुलेशन है बहुत बुरे हालात में रह रही है। आपको इंटरनेट के ऊपर मीम्स भी बनी हुई हैं जो ये वेस्टर्न व्लॉगर्स जाते हैं और इंडिया को एक्सपोज करते हैं और वो बताते हैं सारा कुछ। वैसे तो मोदी कहता है कि इंडिया आत्मनिर्भर भारत और सारा कुछ हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन सवाए वो होपलेसनेस क्रिएट करने के कुछ भी इंडिया के अंदर क्रिएट नहीं हो रहा ऑन ग्राउंड। सो बिग किस वजह से जाता है, क्योंकि वो पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है ही नहीं, उसको पहले डिप्राइव किया गया कई दिहाइयों तक क्रिटिकल थिंकिंग से, क्वेश्चन करने से, और फिर उसके बाद ये सारा ये आउट ऑफ आइसोलेशन में तो ये नहीं आ गया ना, ये मोदी और आरएसएस का बयानिया, इसके पीछे एक बैकग्राउंड है पूरी की पूरी। और इसके बावजूद जो आवाज़ें क्रिटिकली एनालाइज करती हैं चीज़ों को, जो आवाज़ें कहती हैं कि भाई इसमें देयर इज़ अ प्रॉब्लम, जो आवाज़ें कहती हैं कि हमने सच को इन्वेस्टिगेट करना है, उनको उसी तरह चुप करा दिया जाता है जिस तरह हेमंत करकरे को मारा गया। और फिर आपने ये पहलगाम वाले वाक़ये में देखा, एक बच्ची थी इंडियन, उसने एक्सपोज किया कि छोटी सी, मेरे ख्याल शी वाज लाइक 18 और 19 ईयर्स ओल्ड, उसने वीडियो अपनी एक बना दी, उसने कहा कि ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लग रहा है क्योंकि ये झूठ लग रहा है, पहलगाम की हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इवन उसको उठा लिया गया। सो बात यही है कि जो आपका क्वेश्चन है कि इंडिया का जो इंटरनल सिक्योरिटी, जिस तरह डॉक्यूमेंट्री में भी आपने देखा, एविडेंस वगैरह आपके सामने सारा आया, जाहिर है वो इंडियन से, वो इंडियन एक रिटायर्ड जज थे तो वो डिटेल में तो ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि इंडियंस, इनको इन्फॉर्मेशन थी कि ये जो टेररिस्ट अटैक है, जिसको टेररिस्ट अटैक कहते हैं, वो होने वाला है। उसका मतलब यही था कि ज़ाहिर बात है ये खुद इन्वॉल्व थे, इनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो आए हैं, और इनका अपना जो प्लान था वो मैंने आपके सामने रख दिया कि किस प्लान की वजह से इन्होंने ये सारा ऑर्केस्ट्रेट किया। सवाल पूछिएगा प्लीज़। सर मेरा सवाल ये है कि हमलावर इन्होंने ये कैसे एंटर हुए इंडिया में? क्या ये भारत के ही लोग थे? और इन्होंने ये मुंबई शहर इसी को क्यों टारगेट किया? और भी शहर थे, या फिर पाकिस्तान पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इनके ही बंदे थे? इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताएं इस बारे में। और ये भी कि 60 घंटे तक वो एंटरटेन करते रहे, ना कोई पकड़ने वाला था। 60 घंटे तक उन्होंने कोई खाना भी, रोटी शोटी भी खाई होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, आप इसको अगर देखना शुरू करें ना क्रिटिकली, तो इसमें आपको बहुत सारे लूप होल्स नज़र आते हैं। 60 घंटे तक मुंबई का क्यों, आप टू आंसर योर क्वेश्चन, मुंबई का इन्होंने क्यों वो किया? क्योंकि मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, एक अर्बन सेंटर है, एक फेमस शहर है जिसमें पूरी दुनिया से लोग आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, और इसकी एक अपनी कल्चरल वैल्यू है। अगर मुंबई के अंदर कोई बात होती है तो इट मेक्स इंटरनेशनल न्यूज़। सो इस वजह से इन्होंने मुंबई को सिलेक्ट किया। फिर ये लोग आए कैसे आए? जैसे आपको बताया, कहते तो ये हैं कि कश्तियों के थ्रू और वो सारा कुछ हुआ, लेकिन आमतौर पे इतना इस तरीके से पॉसिबल नहीं है कि आप कश्ती के थ्रू, मतलब एक फार फैच रहना पाकिस्तान के फलां इलाके से चले कश्ती के अंदर बैठे, आपकी पूरी नेवी को अवॉइड कर लिया, आपके कोस्ट गार्ड को अवॉइड कर लिया, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को अवॉइड कर लिया, ऐसे पॉसिबल नहीं है। और फिर जो अजमल कसाब जिसके ऊपर सारा इन्होंने नैरेटिव क्रिएट किया, उसका फिर उत्तर प्रदेश से उसका डोमिसाइल निकल आया ना, उसकी अगर आप लैंग्वेज को भी उसकी आप वीडियोस देखें पुरानी निकाल के, और वो ऐसे लगता है कभी महाराष्ट्र से बाहर नहीं गया। और बाकी वो आपने क्लिप भी सुना जिसमें वो कह रहा था कि भगवान मुझे माफ़ नहीं। आप खुद बताएं कि एक मुसलमान है और ये कहते हैं कि जी वो पाकिस्तानी है, और वो जिहाद के लिए, और ये सारा जो ये बात इन्होंने इंडियन से सारी की कि वो जी लड़ने के लिए आ गए। कोई भी मुसलमान या कोई भी पाकिस्तानी जिहाद के लिए जा रहा है और वो कह रहा है भगवान मुझसे खुश नहीं होगा। आपके सामने वीडियो चली ना, आपके सामने वो क्लिप आपने देखा। सो इट क्लियरली शोज के इट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये सारे इंडियंस ही थे।
और इनको इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल करके इनको फिर फेंक दिया गया। दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, अगला सवाल पूछिएगा प्लीज। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमला हुआ है वो जैसे 5 स्टार होटल हैं, इन बड़े बड़े जगह पे हुआ है। जो मेरे ख्याल से जो आखिरी हमला हुआ था वो एक छोटे से घर पे हुआ है। वो उस पे वहाँ क्यों किया गया है? मतलब एक इसराइली घर था, इस वीडियो में देखा गया है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो ये 9/11 के अटैक्स जो हैं वो आखिर पे उस पे नहीं हुआ था। कहते हैं कि पहली गोली वहाँ पे चलाई गई थी और ये वो चबड हाउस उसको कहा जाता है। इसराइल के पूरी दुनिया के अंदर कल्चरल सेंटर्स हैं जिनको ये चबद हाउस कहते हैं। अब पूरी दुनिया में साइप्रस, मिसाल के तौर पे साइप्रस के अंदर इनका एक चबड हाउस है। आप इंटरनेट पे जाके देखेंगे तो आपको उस पर थोड़ा सा आप रिसर्च करेंगे तो बहुत होशरुबा इंकशाफात उसके बारे में हुए हैं कि वहाँ पे किस किस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं। वो एक तरह से इट्स अ नोन फैक्ट कि जो चबद हाउसेज होते हैं इसराइल के, ये इंटेलिजेंस सेंटर्स होते हैं। यानी साइप्रस में तो ये कहते हैं कि साइप्रस की पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं वहाँ के चबड हाउस। इसी तरह इंडिया में एक शहर है कासोल, एक इलाका है, एक वादी है, उसके अंदर भी चबड हाउस है और वहाँ पे भी जो इसराइली जो डिफेंस फोर्सेस हैं उसके जो ऑफिसर्स होते हैं वो वहाँ पे आते हैं। वो कहते हैं कि जी हम रिट्रीट के लिए आ रहे हैं, छुट्टी जब मिलती है तो हम इंडिया आते हैं, लेकिन वहाँ पे वो जाहिर है इंटेलिजेंस बेस्ड उनके ऑपरेशंस होते हैं। तो ये जो अटैक हुआ था इसके ऊपर, यहाँ पे कुछ इंडियन जर्नलिस्ट ही हैं जिनका ये कहना था कि ये जो चबद हाउस है ये समहाउ इसराइली इंटेलिजेंस का फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था मुंबई अटैक होने से पहले। सो इंडियंस जो इंडिया में नहीं रह रहे, थ्रेट्स हैं उनको, इंडिया से बाहर निकल चुके हैं और कोई इंग्लैंड में सेटल्ड है, कोई अमेरिका में है, उन्होंने ये बातें उस वक्त भी कही थी और वो आज तक कहते हैं कि ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया ने किया था, इसकी क्रिएशन में और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो कोई ना कोई आपको लिंक लाजमी मिलेगा मुंबई के अंदर जो मौजूद चबड हाउस था, ये निर्वाणे जिसको कहा जाता है। सो ये इसका ब्रॉडर एंगल है। ठीक है, अगला सवाल शामिल करिएगा। मेरा सवाल कुछ इस तरह से है कि वेदर वी लुक बैक एट द मुंबई अटैक 2008 और द करंट हैपनिंग्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 2025, तो इस बारे में आपका क्या स्टैंड है? कि क्योंकि मुझे जो एक बहुत सिमिलर चीज़ लगी दैट वाज ब्लेम शिफ्टिंग की जो गेम है। सो व्हाट्स योर स्टैंड ऑन दिस कि क्या जो व्हाटएवर हैपन्स इन इंडिया तो उसका ब्लेम किया जाता है पाकिस्तान पे, या व्हाटएवर हैपन्स इन पाकिस्तान उसका ब्लेम कर दिया जाता है इंडिया पे? तो क्या आपको लगता है कि ये चीज़ कभी चेंज होगी फ्यूचर में? क्या स्टैंड है आपका अच्छा, इसमें देखें एक छोटा सा पॉइंट है जो हम आपने जैसे बात की कि जो पाकिस्तान में होता है उसको इंडिया पे ब्लेम कर दिया जाता है, जो इंडिया में होता है उसको पाकिस्तान में ब्लेम कर दिया जाता है। इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है जो पूरी की पूरी इस इक्वेशन को चेंज कर देता है। वो छोटा सा डिफरेंस ये है कि जब पाकिस्तान ब्लेम करता है ना इंडिया पे, तो पाकिस्तान अनडिनाइबल एविडेंस उसके साथ अटैच करता है। पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ इंक्वायरी को मीट करता है। पाकिस्तान इंटरनेशनल जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं पाकिस्तान उनको लेके आता है। पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है कि पाकिस्तान इंडिया के टेरर को कंटिन्यूसली एक्सपोज करता रहा है। ये ऐसे तो नहीं कि पाकिस्तान जैसे इंडिया वाले कहते हैं कि जी एक दिल्ली अटैक हुआ और एक पहलगाम हुआ और एक उरी हुआ और एक पठानकोट हुआ। पाकिस्तान तो पिछले 20 साल से पाकिस्तान में रोज़ इंडिया स्पॉन्सर टेररिज्म की वजह से डेथ्स हो रही हैं। पाकिस्तान तो पूरी दुनिया को सबूत दे चुका है, हमारे पास इंडियन वेपन्स पकड़े गए हैं, इनकी कम्युनिकेशन पकड़ी गई है, सब कुछ पब्लिक है। वाइल ऑन दी अदर हैंड भारत जो है वो सबूत नहीं देता। उससे सबूत मांगो तो वो मोदी का गोदी मीडिया देता है कि ये अर्नब गोस्वामी कह रहा है और ये फलां कह रहा है और फलां कह रहा है, तो इस वजह से लिहाजा अटैक हुआ। दिस इज अ डिफरेंस। बात यह है कि ये ब्लेम गेम की जो आपने बात की है, जब इंडिया जब तक पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करवाता रहेगा, पाकिस्तान कहता रहे पाकिस्तान विल कीप एक्सपोजिंग इंडिया। इंडिया जब तक अपने अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा के पाकिस्तान को ब्लेम करता रहेगा, क्योंकि उनका लार्जर एजेंडा ये है कि पाकिस्तान पे उन्होंने हमला करके पाकिस्तान के वजूद को वो लोग तस्लीम नहीं करते, जब से बना है तब से तस्लीम नहीं कर रहे। अगर ये चलता रहेगा तो फिर जाहिर है वो उधर से भी कंटिन्यूड रहेगा। लेकिन पाकिस्तान का जो स्टैंड है दैट इज़ वेरी क्लियर कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, और आप प्रैक्टिकली भी इसको अगर देखें, पाकिस्तान इज़ अ पीसफुल कंट्री, पीस लविंग कंट्री। और अगर आप ये नहीं मानते कि पाकिस्तान का जो हमारी ख्वाहिश है या ज़मीर है पीस की, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है पीस। अगर हार्ड कोर जियो पॉलिटिक्स की भी बात करें, इंटरनेशनल रिलेशंस की भी बात करें, तो इस खित्ते में अमन पाकिस्तान के इंटरेस्ट में। पाकिस्तान ने
जो लाखों की तादाद में कुर्बानियां दी हैं, वो इस अमन के लिए दी हैं, टू सेफ गार्ड पीस। क्योंकि पीस होगा तो पाकिस्तान प्रोग्रेस करेगा। वाइल ऑन दी अदर हैंड, इंडियंस का इंटरेस्ट इस बात में है कि इस खित्ते के अंदर अनारकी हो। इंडिया का इंटरेस्ट इस बात में है कि चाइना को एक मॉन्स्टर बना के वेस्ट के सामने पेश किया जाए और वेस्ट से पैसे लिए जाएं। इंडिया का इंटरेस्ट इस बात में है कि पाकिस्तान को एक मॉन्स्टर बना के पेश किया जाए और वेस्ट से असलहा लिया जाए। इंडिया का इंटरेस्ट इस बात में है कि इस खित्ते में केओस हो, दहशतगर्दी हो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। अच्छा, इस हवाले से एक और सवाल है, हालात हाजरा के हवाले से है कि मौजूदा हालात में भारत के अंदर कौन कौन सी सियासी पार्टीज़ ऐसी हैं जो कि किसी भी हद तक जा सकते हैं इक़्तिदार में आने के लिए, कियोस क्रिएट करने के लिए, या फिर जिस तरह से मोदी 3 टेन्योर उसने पूरे कर लिए हैं ऑलमोस्ट, उस अपनी सीट के ऊपर स्टेबल रहने के लिए कौन कौन से हथकंडे इस्तेमाल करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? देखिए, जैसे अभी प्रोग्राम के शुरू में भी हम बात कर रहे थे कि 2001-2002 ऑनवर्ड्स जो आरएसएस यानी जो हिंदुत्व मेंटालिटी जो थी वो जब फॉर्मलाइज ऑफिशियली इंडिया के पावर कॉरिडोर्स के अंदर आना शुरू, पहले तो बैन रही काफ़ी अरसा, उसके बाद ये पावर कॉरिडोर्स में आना शुरू हो गए और पॉलिसी सर्कल्स में डीप स्टेट का हिस्सा बनना शुरू हो गए। सो इनकी ख्वाहिश सबसे पहले ये थी कि हमने किसी ना किसी तरीके से इक़्तिदार में आना। 2014 में दे केम इनटू पावर, मोदी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। देन इनकी जो अगला स्टेप था दैट वाज दैट वी हैव टू रिमेन इन पावर। तो इन्होंने 2 टर्म्स मोदी ने पूरी कर ली। थर्ड स्टेप वाज कि तीसरी दफ़ा फिर मोदी को बनाना है। मोदी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर अगैन बाय हुक और बाय क्रोक, जिस भी तरीके से बना। अब इनका प्लान ये है कि इन्होंने बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म करके इंडिया में एक यूनी पार्टी गवर्नमेंट लेके आनी। यानी बीजेपी, इनका प्लान ये है दैट बीजेपी इज गोइंग टू रिमेन इन पावर फॉर द नेक्स्ट 100 years। वही जो लार्जर इनका पॉलिटिकल एजेंडा था, उसी को अचीव करने के लिए इन्होंने पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। वो तो उल्टा इनके ऊपर चला गया और कांग्रेस को ब्रीदिंग स्पेस मिल गई। राहुल गांधी ने इनको बातें भी और वो सारा इनके खिलाफ कैंपेन बाकायदा लॉन्च की। लेकिन प्लान इनका यही है कि इन्होंने बीजेपी को कंटिन्यूसली पावर में रखना है और उसके लिए इनको पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई जंग करनी है, कोई ना कोई मिसएडवेंचर करना है, ताकि अपनी इंटरनल ऑडियंस को ये दिखा सकें कि आपको सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार बचाएगी और सिर्फ बीजेपी और भाजपा जो है वो आपको बचाएगी। दिस इज द नैरेटिव दैट दे वांट टू क्रिएट। और इसके बाद क्या पूरी दुनिया में बता सकेंगे कि हम सबसे बड़ी जमहूरियत है? देखें, आमतौर पे अभी भी तो ये अपने आप को एक जमहूरियत ही कहते हैं ना, ऑल्दो इनका जमहूरियत से कोई लेना देना नहीं है। जमहूरियत के अंदर हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक आदमी जो कि 10 साल बैंड रहा है, इंटरनेशनल ट्रैवल, अमेरिका नहीं जा सकता था, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक ऐसा आदमी जो हु इज़ नोन एज द बुचर ऑफ गुजरात, जिसने गुजरात के अंदर हज़ारों लोगों को मारा, और बाद में पूछा गया कि आपने जो गुजरात में किया उस पर आपको शर्मिंदगी है, तो कहता मुझे दोबारा मौका मिला तो दोबारा करूँगा। सो वो जमहूरियत का ढकोसला, एक फसाड ये क्रिएट करते हैं और असल में तो जमहूरियत का दूर दूर तक भारत से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये अगर यूनी पार्टी गवर्नमेंट का भी जो इनका प्लान था, अब तो आपने देख लिया, अब तो इनके लिए बिल्कुल एक इम्पॉसिबल चीज़ बन चुकी है। लेकिन अभी भी ये जो सिंदूर 2.0 की बात करते हैं, ये सारी बात करते हैं, उसके पीछे जो पॉलिटिकल मोटिव है वो यही है कि इन्होंने यूनी पार्टी गवर्नमेंट जो है इंडिया के अंदर लेके आनी। ठीक है, अपना अगला सवाल शामिल करिएगा। मेरा सवाल ये है कि इंडियन जोग्राफिकली देख लिया जाए, इकोनॉमिकली देख लिया जाए, हमसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और बड़ा भी है, लेकिन हमारे पास इतनी पावर है कि हम हर कुछ अरसे में उन पे अटैक कर देते हैं बकौल उनके, और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज वो चीज़ डिटेक्ट भी नहीं कर सकती, वो उस चीज़ को रोक भी नहीं सकती। तो क्या फ़ायदा उनका इतना पावरफुल होने का और हमारा बकौल उनके एक ऐसा मुल्क होने का कि जो अभी अंडर डेवलप्ड है या अभी इस स्टेट में है कि कुछ करने वाले हैं, या अभी हम उस लेवल पे नहीं है इंडिया के। तो आपका इस पे क्या स्टांस है? इंडिया की बेसिक जो पॉलिसी है, जो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस क्रिएट करते हैं, उसके अंदर ये बेसिक फ्लॉ है। आप ये दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क कि जिस तरीके से इन्होंने, जिस ड्रामेटिक तरीके से बॉलीवुड स्टाइल इन्होंने बनाया कि कश्ती के अंदर कुछ लोग बैठे और वो आ गए और फिर वो इतने दिन तक मुंबई के अंदर रहे, और एक अजमल कसाब, जिसके ये भी आपने क्लिप में भी देखा कि वो जो वकील साहब बात कर रहे थे कि एक अजमल कसाब ने 160-170 लोगों को मार दिया। आपको एक क्लिप आपकी नज़र से गुजरा होगा, अगर नहीं गुजरा तो आप ज़रूर देखिएगा। इंडिया का एक शो है, उसमें एक बड़ा वो वायरल भी हुआ था वो शो कि इंडियन फ़ौजी एक वहाँ पे बैठा हुआ है
और वो कह रहा है कि मुझे 5 या 7 गोलियां लगीं और मैं फिर भी ज़िंदा था और मैं देख रहा था कि क्या हो रहा है और फिर मैंने ये किया और मैंने वो किया। सो बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर जो फिल्म इंडस्ट्री होती है वो किसी मुल्क के अंदर होती है। इंडिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो पूरा मुल्क एक फिल्म इंडस्ट्री के अंदर है, पूरी गवर्नमेंट एक फिल्म इंडस्ट्री के अंदर है। सो व्हेन यू क्रिएट दीज काइंड ऑफ नैरेटिव्स कि इस तरह से वो लोग आए और ये वो, और अभी जो इनका दिल्ली के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि दिल्ली अटैक से पहले इन्होंने कहा 3000 किलो RDX पकड़ा गया। जी जी। अब 3000 किलो RDX, एक वो जो छोटे जो ट्रेनिंग प्लेन्स नहीं होते, छोटे साइज के जहाज होते हैं, जी जी, इस स्टूडियो में मुश्किल से वो आएगा। इतना बड़ा जो जहाज होता है उसका वजन भी 3000 किलो के करीब होता है। सो 3000 किलो RDX मूव होता हुआ बॉर्डर्स क्रॉस करता हुआ आ गया। सो जाहिर है इट रेजेस सम क्वेश्चन, अगर मान भी लें कि वो सच बोल रहे हैं तो फिर इट रेजेस सम वेरी सीरियस क्वेश्चन ऑन द इंटेलिजेंस नेटवर्क ऑफ इंडिया। उसी तरह ये जो मुंबई अटैक हुआ इसके अंदर भी बहुत सीरियस क्वेश्चंस इनके इंटेलिजेंस नेटवर्क पे उठाए जाते हैं, बिकॉज जिस बॉलीवुड स्टाइल थिएट्रिक्स को इन्होंने प्रेजेंट करने की कोशिश की पूरी दुनिया के सामने, उनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, अगला सवाल शामिल करिएगा। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हमने डॉक्यूमेंट्री में देखा कि अजमल कसाब का डोमिसाइल यूपी से था और वह भगवान का भी नाम ले रहा था और ये सब, तो इंडिया इस बात को इंटरनेशनली कैसे जस्टिफाई करते हैं? क्योंकि उसने तो सबसे पहले इल्ज़ाम लगा दिया कि ये पाकिस्तान ने किया था, तो ये बहुत अम्यूजिंग बात नहीं है? नहीं, इट इज़ अम्यूजिंग। अजमल कसाब की इसके साथ साथ आप अगर उसकी तस्वीरें मुंबई अटैक्स की निकालेंगे ना, तो इनके जो स्पेसिफिक हिंदू रिचुअल्स होते हैं जिसमें ये एक धागा बांधना और उस धागे का एक स्पेसिफिक कलर होता है, फिर आप इसका बाकी सारी चीज़ें भी अजमल कसाब की अगर आप देखेंगी तो वो बहुत सारे आपको लिंक्स इसमें डॉक्यूमेंट्री में ज़ाहिर है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है तो सारी चीज़ें नहीं डाल सकते, लेकिन वी एक्सपेक्ट कि आप जाके रिसर्च जब करेंगे तो आपको खुद भी वो सामने नज़र आएगा। इंडिया ने बेसिकली इन्होंने शोर तो बगैर किसी बात के डाल दिया ना कि ये पाकिस्तानी है, उसके बाद ये सारा एविडेंस सरफेस हुआ, उसके मुंह से निकल गया कि भगवान मुझे माफ़ नहीं करेगा, और फिर उसके बाद उसका जो डोमिसाइल है पाकिस्तान से नहीं निकला, उत्तर प्रदेश में जब इतना फेमस हो गया अजमल कसाब, तो उत्तर प्रदेश में किसी ने कहा कि यार इसका डोमिसाइल यहाँ का बना हुआ है, तो उन्होंने उसको लीक कर दिया। वो पूरे इंडिया के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इन्होंने फिर उसके बाद दोबारा वापस गए, इन्होंने उसको ख़त्म किया, डोमिसाइल का रिकॉर्ड जो है उसको वैनिश किया, फिर उसके बाद इनका जी नहीं है, उत्तर प्रदेश का नहीं है। सो ये सारी चीज़ें ऑन द गो हो रही थी। इन्होंने नैरेटिव पहले क्रिएट करने की कोशिश कर दी, पाकिस्तान को पहले ब्लेम कर दिया, जब ब्लेम किया तो उसके बाद इंटरनली इनके जो लूप होल से वो निकलना शुरू हुए और वो फिर पूरी दुनिया के सामने। ठीक है, अहमद हसन अल अरबी, आपका और तमाम तर स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने सवालात हमारे प्रोग्राम में शामिल किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको तमाम सवालात के जवाबात मिल चुके होंगे। नाज़रीन, जो अमन है वो एक फ़ैसला नहीं है, बल्कि अमन एक मुसलसल कोशिश का नाम है। हमें अपनी आने वाली नस्लों के लिए पहचानना होगा कि अमन का दुश्मन कौन है। हमारे प्रोग्राम दूसरा रुख से हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। पंजाब के 40 में से 34 जिलों में सरसब्ज किसानों ने जीती पहली पोजीशन। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।